This is Sohan Kumar Rajak, Assistant Professor of Commerce Department, Hindu College, Muradabad. And today I'm going to explain you a very important topic, that is cost sheet in your cost accounting. And I hope this video will help you for your examination point of view and for a better understanding regarding this topic. Let's start without wasting any time. Let's start. सबसे पहले इसकी फॉर्मेट को हम देखेंगे. इसका फॉर्मेट आपको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट मे बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड. अकाउंट का सिर्फ एक फॉर्मेट होता है जो फिक्स होता है और उसी फॉर्मेट में हमें बनाना पड़ता है. बट कॉस्ट शीट का एक स्टेटमेंट है तो इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं. तो नॉर्मली सबसे पहले हम इसमें 3 कॉलम्स बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं. और सबसे टॉप पर हम फॉर द पीरियड लिखते हैं. जिस भी मंथ के लिए, जिस भी पीरियड के लिए हमें कॉस्ट शीट तैयार करना है तो उसका मंथ लिख दिया जाता है फॉर द पीरियड. फॉर एग्जांपल एंडेड फॉर 31 मार्च, या फॉर द मार्च मंथ, जनवरी मंथ, जिस भी महीने का हम निकालना चाहे फॉर द मंथ करके आगे वो आप पीरियड भी लिख सकते हैं. उसके बाद राइट हैंड कॉर्नर में टॉप पर आप यूनिट्स लिखेंगे जितने का प्रोडक्शन हो रहा है. उसके बाद फर्स्ट कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स का है, फिर टोटल कॉस्ट का कॉलम है, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम आता है. और पर्टिकुलर्स में एक एक करके हम डिफरेंट कैटेगरी के कॉस्ट को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. द फर्स्ट आइटम दैट इज डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके. डायरेक्ट मटेरियल, अगर कोई भी कंपनी सीधा तैयार माल उठाती है मार्केट से और दूसरे मार्केट में जाके सेल कर देती है तो उस कंडीशन में वो डायरेक्ट मटेरियल लिखेगा. और अगर कोई भी कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर तैयार माल को मार्केट में सेल करती है, तो उस कंडीशन में वो मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करेगा और उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा. टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में टोटल अमाउंट लिख देंगे और कॉस्ट पर यूनिट वाले कॉलम में टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करके आप इसका पर कॉस्ट, जो पर यूनिट कॉस्ट आएगा वो लिख देंगे. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है, दैट नेक्स्ट जो आइटम आता है दैट इज डायरेक्ट लेबर. यानी कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग में जो डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो लेबर काम कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, उस मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी डायरेक्ट लेबर के नाम से इस कॉलम में आएगा. टोटल अमाउंट टोटल कॉस्ट में लिख देंगे और टोटल अमाउंट को आप टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट को नेक्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मटेरियल और लेबर को पेमेंट करने के बाद बहुत सारे फैक्ट्री के ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक होते हैं. जैसे कि इस मशीन की ऑयलिंग हो गया, जिस मशीन पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया, और उस मशीन के मेंटेनेंस या रिपेयर पे होने वाले खर्चे हो गए, तो वो सारे डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से थर्ड नंबर पे आएगा. और इस तरीके से आप इन तीनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे, तो इन तीनों अमाउंट को प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा दैट इज नोन एज अ प्राइम कॉस्ट. ये प्राइम कॉस्ट के नाम से हमारे सामने आता है. अब इस प्राइम कॉस्ट में धीरे धीरे और भी तरह की कई सारे कॉस्ट ऐड होंगे और हमारा जो ये कॉस्ट शीट है वो लास्ट तक जाएगा. नेक्स्ट आइटम दैट शुड बी एडेड इन दिस कॉस्ट शीट दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड में हम बहुत सारे खर्चे हम इसमें लिख देते हैं जो कि एक फैक्ट्री में होता है, जैसे कि फॉरमैन का खर्चा, सुपरवाइजर का खर्चा, फैक्ट्री में और भी जो मशीनें हैं उन सब पे होने वाले डेप्रिसिएशन, या फिर फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री पे होने वाले मेंटेनेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इसमें लिख देते हैं. कुछ देर बाद में सबसे लास्ट में कौन कौन से आइटम फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा और एक पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. फिलहाल आप यहाँ समझिए कि फैक्ट्री ओवरहेड आता है प्राइम कॉस्ट के बाद, जो कि प्राइम कॉस्ट में ऐड होगा. और उस अमाउंट को ऐड करने के बाद, फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगा, जो टोटल हमारे पास आएगा, उसे हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. तो इस तरीके से हमारे पास 2 कैटेगरी के कॉस्ट आ गए, प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. अब फैक्ट्री कॉस्ट में नेक्स्ट आइटम हम प्लस कर देते हैं ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. मतलब कि अब जब हमारा तैयार माल फैक्ट्री से निकल करके शोरूम पे जाएगा, ऑफिस में जाएगा, वहाँ
डिस्प्ले होगा, सेल किया जाएगा, तो उस पे होने वाले जो भी खर्चे होंगे, जो ऑफिस के खर्चे होंगे, मेंटेनेंस खर्चा हो गया ऑफिस का, और ऑफिस के जो भी इलेक्ट्रिसिटी खर्चे है, ऑफिस स्टाफ का जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस देते हैं उनको, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से थर्ड नंबर पे आएगा। और वर्क कॉस्ट में जब हम ऑफिस कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो भी अमाउंट हमारे पास सामने टोटल आता है, दैट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट आइटम ऐड कर देते हैं, एंड दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग मतलब कि शोरूम पे जो भी आइटम हमारे पास अवेलेबल है, वो आइटम सिर्फ ऑफिस में रख देने से ही सेल नहीं हो जाता। जो सेल करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एजेंट रखने पड़ते हैं, उनको कमीशन देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, ताकि लोगों तक मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच सके, तभी तो वो आएंगे। तो ऐसे सभी खर्चे जो प्रोडक्ट को सेल करने के रिगार्डिंग किए जाते हैं, वो सब के सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से इस हेडिंग में आते हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस कर देने के बाद जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा, दैट इज नॉन एज अ टोटल कॉस्ट। अब तक हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करने में जितने भी खर्च करे हैं, वो सारे के सारे टोटल कॉस्ट हमारे सामने आ चुके हैं। अब इस टोटल कॉस्ट में हम अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। दैट्स वाई जो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, दैट इज प्रॉफिट एडिशन की। प्रॉफिट ऐड कर देने के बाद जो भी अमाउंट हमारे सामने निकल के आता है, टोटल अमाउंट जो भी आता है, उसको हम एक नाम देते हैं जो क्या बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज नॉन एज अ सेलिंग प्राइस। तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया जिसको कॉस्ट शीट के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हमारे पास कौन कौन से खर्चे हुए हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। अब थोड़ा समझते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग के जो एक्सपेंसेस है, उसके अंदर सब टाइप्स के कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं। चलिए फोकस कीजिए। सबसे पहले हमारे पास था कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस कर देंगे। आप इसमें प्लस करेंगे आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। साल भर में आपने जितने भी रॉ मटेरियल परचेज करा है, वो ओपनिंग रॉ मटेरियल में प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद कैरिंग इनवर्ड, यानी कि जो आपने माल परचेज किया है उसको फैक्ट्री सोर्स तक लेके आने में जितना भी उसमें खर्चा होगा, वो कैरीज इनवर्ड के नाम से प्लस हो जाएगा। इसके बाद ऑक्ट्रॉय और कस्टम ड्यूटी, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेके आ रहे हैं तो जो भी चुंगी कर आपको पे करना पड़ता है, वो भी परचेजिंग अमाउंट में प्लस हो जाएगा। या फिर अगर अदर स्टेट से लेकर आ रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी जो आपको पे करना होगा, वो भी आपके इस परचेजिंग रॉ मटेरियल के प्राइस में ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से जो टोटल अमाउंट आएगा वो ओपनिंग में प्लस करने के बाद आप एक बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए। अब इस बैलेंसिंग फिगर में कुछ आइटम लेस करना होगा, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दीजिए। इसके बाद रॉ मटेरियल रिटर्न्स टू अदर स्टोर। इसके बाद मटेरियल्स ट्रांसफर टू अदर जॉब। और एक ही फैक्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम हो रहे हैं, जॉब हो रहे हैं, तो एक जॉब से जो रॉ मटेरियल दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी वैल्यू भी आप माइनस कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद सेल्स ऑफ स्क्रैप मटेरियल, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं जिस पे प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट पे प्रोडक्शन में जो स्क्रैप आइटम रह जाता है, उसको भी आप कवारी वाले को सेल करके कुछ ना कुछ वैल्यू रिसीव कर लेते हैं, तो वो वैल्यू भी माइनस कर देते हैं हम इसमें। ठीक है। इसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ ऐसे लॉसेस हो गए जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे कि स्टॉक में आग लग जाना या फिर चोरी हो जाना, थेफ्ट हो जाना, तो ऐसे लॉसेस को भी आप माइनस कर दीजिए। तो टोटल अमाउंट जो भी आएगा उसको लेकर करके ऊपर वाले टोटल फिगर से आप माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एक टोटल वैल्यू निकल के आएगा उसको हम फाइनली बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट आइटम हमने कॉस्ट शीट में देखा था, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इन एक्साइज ड्यूटी भी आती है, रॉयल्टी भी आ सकती है, आर्किटेक्चर फीसिस भी आ सकते हैं, मैप एंड डिजाइनिंग फीस भी आ सकते हैं। अगर इस नाम से कोई भी आइटम है तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप वहां पे इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आते हैं देखिए। फैक्ट्री ओवरहेड में वो सारे खर्चे आ जाएंगे, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड द सैलरीज ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री में होने वाले सारे अदर खर्चे इसमें आ जाएंगे, जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स ऑफ फैक्ट्री, ये सब इसमें आ जाते हैं।
स्क्रू, ग्लू एंड फेविकोल्स, मशीन वगैरह को स्क्रू करने के लिए जो भी औजार हम खरीदते हैं या उस पर गम लगाते हैं या फिर उस पर फेविकोल की जो जरूरत पड़ती है उस पर होने वाले खर्च भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड में ही शो करने होंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स को भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड में ही शो करना होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स को भी आपको इसी हेडिंग में शो करना होगा। इस नाम से जो भी आइटम आए सब इसमें शो कीजिएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अकाउंट, क्योंकि ये फैक्ट्री वर्कर से रिलेटेड है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल मैगजीन, फैक्ट्री में मशीन को ऑपरेट करने के लिए अगर कोई नई मशीन है तो आप कोई अगर टेक्निकल मैगजीन परचेज करते हैं तो वो भी इसी में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद ऑफिस ओवरहेड में कौन कौन से आइटम आते हैं एक बार उससे देख लेते हैं। सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी ऑफिस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, जो उनकी मजदूरी पे कर रहे हो, उनको जो भी पेमेंट कर रहे हो वो सब के सब ऑफिस ओवरहेड में ही शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस एसेट्स, सब ऑफिस के ही एसेट्स पे होने वाले खर्च हैं, ऑफिस में होने वाले खर्च हैं, इसीलिए ये सारे के सारे ऑफिस ओवरहेड में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोनिक एक्सपेंसेस, ऑफिस में होने वाले खर्च हैं तो इसीलिए ऑफिस ओवरहेड के हेडिंग में ही शो होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस में जितने भी लाइट वगैरह का खर्चा है वो सब इसमें ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टर फीस, बैंक चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे एक ऑफिस में होने वाले खर्चे हैं, इसीलिए इसका जो शोइंग है, जो इसको हम दिखाते हैं वो ऑफिस ओवरहेड में दिखाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी था दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें वो सारे खर्चे आ जाते हैं जैसे कि सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, वो सारे खर्चे आएंगे जो कि सेल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, सेल्स एजेंट के लिए, सेल्स मैनेजर के लिए। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स में हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के रिगार्डिंग होने वाला खर्चा है तो इसलिए इसको भी हम दिखाएंगे। नेक्स्ट है इसमें एक्सपेंसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड शोरूम, शोरूम में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं ताकि बाहर से आने जाने वाले कस्टमर्स इसको देख सके और अट्रैक्ट हो सके और परचेज करने के लिए शोरूम में आ सके, ऐसे सारे खर्चे, डेमोन्स्ट्रेशन और शोरूम के खर्चे सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों में आते हैं। नेक्स्ट है इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सीधी सी बात है सेल्स से रिलेटेड है इसलिए इसी कैटेगरी में रखा गया है इसको। कैटलॉग्स और सैंपल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे सेल्स के रिगार्डिंग होने वाले खर्चे इसलिए इसी हेडिंग में रखा गया है। डिस्काउंट टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को डिस्काउंट दे करके उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोडक्ट की हो सके, इसीलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है टेंडर एक्सपेंसेस, अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए कभी कभार हमें गवर्नमेंट के टेंडर्स या अदर कंपनी के, बड़ी कंपनी के टेंडर्स भी लेने पड़ते हैं तो उसमें होने वाले सारे खर्चे भी टेंडर एक्सपेंसेस के नाम से इसी हेडिंग में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारा तैयार माल बिक जाता है तो उसको कभी कभार हमें डेस्टिनेशन प्लेस पे ले जाने की सुविधा भी देनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को, तो उस पर होने वाले खर्च भी सब इसी कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद गोडाउन एक्सपेंसेस, तैयार माल को अपने वेयर हाउस में रखने के लिए जो भी हमें उस वेयर हाउस का रेंट पे करना पड़ता है, गोडाउन का एक्सपेंस पे करना पड़ता है, वो भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, अपने माल को तैयार करने का जो खर्चा होता है, पैकिंग करेंगे तभी तो सेल होगा, तो ये सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं, दैट्स वाई दैट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में अगर प्रॉफिट का जो परसेंटेज है बेस्ड है कॉस्ट पे, तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज, जो भी परसेंटेज गिवन है डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट को 100 से। और अगर गिवन परसेंटेज बेस्ड है सेल्स पे तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज और डिवाइड कर देंगे 100 माइनस परसेंटेज। आई होप इस तरीके से इन बेसिक चीजों को ध्यान में रख करके आप कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस को आराम से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आपको निकल जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं ताकि आपके उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उस क्वेश्चन की पिक खींच करके मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए वो नई वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, थैंक यू डियर।